नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास के पहले पार्ट में देखा कंपनी के शासन को, आज दूसरे पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं ताज के शासन को, जो कि चलता है 1858 से 1947 तक। आशा करते हैं आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग नए हैं और उस वीडियो को देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया मिलेगा, आप वहां से जाके पहले वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको दूसरा वीडियो भारत के संवैधानिक विकास का समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं पहले अपने दूसरे वीडियो भारत के संवैधानिक विकास में ताज के शासन की तरफ, जो कि मित्रों चलता है 1858 से जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता। कब तक? 15 अगस्त 1947 तक, जब तक भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। ठीक है मित्रों, इसके दौरान अर्थात ताज के शासन के दौरान मित्रों, जो भी नियम और कानून बने, उन्हीं नियमों और कानूनों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि भारत के संवैधानिक विकास में इनकी क्या भूमिका रही। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं। साथियों, जब 1857 की सिपाही विद्रोह होता है, या पहला जिसे हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से सत्ता अपने हाथों में ले ली और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो कंपनी थी उसका संपूर्ण रूप से भारत से सफाया हो जाता है और ब्रिटिश सरकार ने अर्थात ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया। तो उसके दौरान जो अर्थात ब्रिटिश शासन के दौरान अर्थात ब्रिटिश सरकार ने जब भारत के शासन को अपने हाथों में लिया, उसके दौरान जो नियम और कानून बने थे, उन्हीं नियमों और कानूनों को मित्रों हम ताज के शासन में देखने वाले हैं, जो कि चलता है 1858 से 1947 तक। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं। साथियों, 1858 और 1947 के बीच जितने भी अधिनियम बनते हैं, उसमें पहला अधिनियम है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है मित्रों, इस अधिनियम का महत्व इस प्रकार है कि पहली बार यह हुआ 1858 के भारत सरकार अधिनियम में कंपनी का पूर्ण रूप से शासन भारत से समाप्त हो जाता है और उस समय की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया के पास भारत शासन का दायित्व चला जाता है। ठीक है मित्रों, अब भारत के शासन का जो दायित्व था वह महारानी विक्टोरिया के पास चला गया और कंपनी का पूर्ण रूप से सफाया हो जाता है। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब हम लोगों ने कंपनी के शासन को मित्रों पढ़ा, तो वहाँ हम लोगों ने पहला एक्ट देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जहाँ से हम लोगों ने देखा था कि पहले जो कंपनी के शासन के दौरान गवर्नर होते थे, उसके बाद हम लोगों ने देखा गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ। उसके बाद 1858 में हम लोग यहाँ देखते हैं गवर्नर जनरल के स्थान पे मित्रों भारत के वायसराय का पद सृजित किया जाता है। और ऐसे पहले वायसराय जो होते हैं भारत में, उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ से जो 1858 के भारत सरकार अधिनियम से क्वेश्चन उठने की संभावना होती है, वह पहला क्वेश्चन यही है मित्रों कि भारत का पहला वायसराय कौन था। तो उत्तर आपको देना है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं, जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान अर्थात कंपनी के शासन के दौरान देखा था कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट की स्थापना की गई थी कंपनी के संचालन के लिए। यहाँ क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में उस नियंत्रण और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है मित्रों, उस नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया जाता है किसके द्वारा? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। उसके बाद देखते हैं हम, ब्रिटेन में
एक नए पद का सृजन किया जाता है जो कि भारत के राज्य सचिव का होता है। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम में हम लोग एक नए पद का सृजन देखते हैं जो कि भारत का राज्य सचिव होता है। ठीक है मित्रों। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के, या ऐसे आ सकता है कि भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। और यहाँ ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो आपको किस पे टिक लगाना है? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों, जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था, इसने केवल प्रशासनिक सुधार, जो ब्रिटिश शासन था भारत में, उसमें केवल प्रशासनिक सुधार करने का प्रयास किया, जबकि भारत में केवल प्रशासनिक मशीनरी में सुधार किया, लेकिन जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जाता है। किसके द्वारा? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम में 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहे मित्रों। पहला, गवर्नर जनरल के पद को भारत के वायसराय के पद में बदल दिया जाता है, और ऐसे पहले वायसराय होते हैं भारत के लॉर्ड कैनिंग। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, एक नए पद का सृजन किया जाता है जो कि भारत का राज्य सचिव कहलाता है। ठीक है मित्रों। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम में आपको 2 पॉइंट, ए वाला मतलब भारत के वायसराय और भारत के राज्य सचिव को आपको याद में रखना है। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम था मित्रों, यह भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? ये लोग हम यहाँ देखते हैं क्या, कानून बनाने की, इसमें लिखा है कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। किसमें? कानून बनाने की प्रक्रिया में। अर्थात जो ब्रिटिश सरकार अर्थात ब्रिटिश शासन ने भारत में जो कानून बनाने थे, उसमें पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। किसके द्वारा मित्रों? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के दौरान। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि कार्यकारिणी परिषद में भी उसको शामिल किया जाता है। और क्या था, पहली बार जब हमने कंपनी के शासनकाल के दौरान देखा कि केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें ताज के शासन के दौरान 1861 के भारत परिषद अधिनियम में क्या होता है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जाती है भारत में। ठीक है मित्रों। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए भारत में विधान परिषदों का गठन किया जाता है, जो कि बंगाल में 1862 में विधान परिषद का गठन किया जाता है, और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में 1866 में विधान परिषद का गठन किया जाता है। और हम लोग पंजाब में देखते हैं 1897 में किसका गठन किया जाता है, विधान परिषद का। ठीक है मित्रों। उसके बाद देखते हैं हम लोग पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसमें क्या होता है मित्रों, एक मंत्री या एक विभाग प्राप्त अधिकारी दूसरे विभाग को भी अपने अधीन रख सकता है, अर्थात उसको अन्य प्रभार भी दिया जा सकता है। यही हमारा पोर्टफोलियो मान्यता। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है, और दूसरा था विधान परिषदों का गठन किया जाता है। अर्थात क्या होता है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, जो कि हमने पहले देखा था कंपनी के शासनकाल के दौरान। क्या हुआ था, भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी, लेकिन भारत के संवैधानिक विकास में ताज के शासन के दौरान जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम होता है मित्रों, इसमें विकेंद्रीकरण की फिर से शुरुआत की जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों क्या होता है,
हमने अब तक दो कानूनों को देखा। पहले 1858 का भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम लोग आते हैं मित्रों अपने तीसरे अधिनियम की तरफ, जो था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें भी ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है, एक दो पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। क्या होता है मित्रों, इसमें लिखा है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है। किसके द्वारा आपको देखना है कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है, गैर सरकारी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में क्या किया जाता है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। ठीक है मित्रों, तो यही बिंदु आपको याद रखना है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में क्या किया जाता है, गैर सरकारी जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है। और जो हम लोग देखते हैं विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की जाती है, अर्थात जो पहला कार्य था बजट पर बहस करने की कार्य में उसको वृद्धि की जाती है, और दूसरा जो था कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के कार्य में भी वृद्धि की जाती है। तो यहाँ से दो बिंदु आपको मिले। पहला, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की जाती है, और उसमें जो कार्य कौन कौन से थे उसको हमको देख लेना है। क्या, बजट पर बहस करने के कार्य में वृद्धि की जाती है, और दूसरा जो हम लोगों को देखना है कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के कार्य में भी विधान परिषद के कार्य की वृद्धि की जाती है। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला नियम है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो मार्ले थे वह थे ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव, और जो लॉर्ड मिंटो थे वह कौन थे, भारत में तत्कालीन वायसराय थे। तो इन दोनों के नाम पर ही 1909 के भारत परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है मित्रों, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसको। किसको, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को। तो यहाँ से आपको पहला बिंदु मिला, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। क्या, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, उसके बाद ये बिंदु आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में बार बार आता है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें 1909 के भारत परिषद अधिनियम में हम लोग देखते हैं क्या, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के आकार में, विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की जाती है। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। किसके द्वारा, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या होता है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों के आकार में वृद्धि की जाती है, और केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 के बीच हो जाती है। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या किया जाता है 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के परिषद में एसोसिएशन बनाने की प्रावधान किया जाता है। किसके द्वारा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और ऐसे पहले जो होते हैं सदस्य, भारतीय सदस्य, वह होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है मित्रों, तो यह भी आपको याद करना है। उसके बाद जो 1909 के भारत परिषद अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग कह लें, या प्रावधान कह लें, या उपबंध कह लें, वह है पहली बार 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक चुनावों को वैधानिकता प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मित्रों। और भारत में सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक चुनाव का वैधानिक जनक कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये था आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग आते हैं
अगले अधिनियम की तरफ जो कि चलता है, जो कि होता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से। इसमें इसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू थे वह भारत के राज्य सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वह भारत के वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय। तो आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जिससे क्या होगा कि एक दिवसीय परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं यहीं से उठाए जाते हैं, तो आपको रटना नहीं है। केवल एक दो बार आप वीडियो देखेंगे या एक बार देख लेंगे, अच्छे से देखिएगा, तो पूरा देखिए आप लोग वीडियो। तो इससे क्या होगा, जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, मेरा प्रयास यह है कि जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएं उससे रिलेटेड, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने हों या बन रहे हों, उन सभी को मैं यहाँ आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले वीडियो को देखिए, एक बार या दो बार देखिए। इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जो पॉइंट हमने बताए हैं वो पॉइंट आपके माइंड में सेट रहेंगे, और इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपका कैरियर अच्छा होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। आगे आते हैं यहाँ, और जो यह अधिनियम होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919, ये 1921 में भारत में लागू किया जाता है। ठीक है मित्रों, और पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा की, क्या कि भारतीयों के लिए उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए अब ब्रिटिश सरकार प्रयासरत है। ठीक है मित्रों, क्या कहती है, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहा कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार प्रयासरत है। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया जाता है। किसके द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो यह रहा आपका तीसरा पॉइंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं, बजटों को अलग अलग कर दिया जाता है। क्या, जो आज हम लोग देख रहे हैं कि राज्य का बजट अलग होता है, केंद्र का बजट अलग होता है, वह कहाँ हमको दिखता है, भारत शासन अधिनियम 1919 में हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम लोग देखिए भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो इसका जो भी 1 या 2 या 3 बिंदु ऐसे हैं कि जिनका भारतीय संविधान में आज भी जीवंत रूप में हम उसको देख सकते हैं। जैसे क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग किया जाता है। तो आज भी हम लोग देखते हैं, अब भी देख रहे हैं कि केंद्र का बजट अलग होता है और राज्य का बजट मित्रों अलग होता है। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं 1926 में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवाओं में लोक सेवकों के चयन के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा, भारत शासन अधिनियम मित्रों 1919 के द्वारा। ठीक है मित्रों, ये रहा भारत शासन अधिनियम 1919। अब हम लोग चलते हैं प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से, या कहें ताज के शासन में जो आखिरी अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1947। तो वहाँ चूँकि जब भारत का, या हम कह लें संविधान सभा हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोगों का होगा संविधान सभा, और आपको मिलेगा संविधान सभा का अगला वीडियो। तो वहाँ हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1947। उससे पहले आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या होता है मित्रों, सबसे जो ओवरऑल जो जितने भी अधिनियम आए ताज के शासन के दौरान, लगभग सबसे बड़ा जो सुधार था या नियम था वह था भारत शासन अधिनियम 1935 मित्रों, क्योंकि इसमें 312 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। तो आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में 312 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है मित्रों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। और पहली बार
1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और क्या होता है मित्रों, इसमें 3 सूचियां बनाई जाती हैं। पहले संघ सूची में जो होता है 59 विषय होता है, समवर्ती सूची में 36 विषय होता है और राज्य सूची में जो होता है 54 विषय होता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि क्योंकि देखिए अब भी हम लोग देख रहे हैं भारत में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है मित्रों, तो प्रासंगिकता में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में सूचियों का उल्लेख किया गया है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं द्वैध शासन की जो व्यवस्था भारत में चल रही थी उसका अंत कर दिया जाता है किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और प्रांतीय स्वायत्तता बनने के क्रम स्वायत्तता लाने का प्रयास किया जाता है। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है कि प्रांतीय जो सरकारें थी उनको भी अहम भूमिका दी जानी थी। लेकिन मित्रों यह क्या था, 1937 से 1939 तक चलता है जो यह कानून था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। यह 1937 से 1939 तक तो चलता है, लेकिन इसका जो भूमिका है वह अच्छी तरीके से नहीं चलती है और यह केवल कागज़ तक ही सिमट के रह जाता है। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। मुद्रा के साख निर्धारण के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के ही द्वारा क्या की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। उसके बाद हम लोग मित्र देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ लोक सेवा व प्रांत लोक सेवा का गठन किया जाता है। हमने यहाँ देखा था लोक सेवकों के चयन के लिए क्या किया गया था, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 में देखते हैं मित्रों संघ लोक सेवा और प्रांत लोक सेवा का अलग अलग कर दिया जाता है और गठन किया जाता है। ठीक है मित्रों, राज्य पे प्रांत लोक सेवा आयोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के ही द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा मित्रों? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो आशा करते हैं मित्रों जो हमने यहाँ आपको ताज का शासन समझाया, क्योंकि भारत के संवैधानिक विकास की दृष्टि से ताज का शासन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस ताज के शासन के दौरान जितने भी नियम और कानून बनाए गए थे उन नियमों और कानूनों में क्या क्या कानून और क्या क्या प्रावधान थे हमने आपको सब बता दिया है यहाँ। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने पे प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग कहिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।